आज़ाद कास्ट में खुशामदीद कहते हैं आपको। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई हैं। पहले तो 14 अगस्त की जो हमारी सेलिब्रेशंस थी वो हमने होते हुए देखी। कल बहुत से लोगों को तमगा इम्तियाज़ मिला, ख़ास तौर पर ऑपरेशन मार्का हक़ के हवाले से भी, और इस पूरे फेज़ में जिन लोगों ने जिस तरीके से भी परफॉर्म किया, काबिल सताइश है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे टाइम में जो सियासी एक गहमा गहमी थी वो ख़त्म नहीं हो सकी, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि करप्शन की कुछ नए वाक़यात सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मरतबा जिन लोगों के नाम लिए गए वो बड़े वोकल हैं और वो बात करना चाहते हैं कि इन तमाम इल्ज़ामात का सर पैर क्या है और कितना स्टैंड करते हैं, वेटेज कितना है, और क्या वाकई ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं ये मैटर भी करती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े लाइमलाइट में रहे क्योंकि उनका नाम लिया जाता रहा। सियालकोट में जो करप्शन का पूरा एक स्कैंडल सामने आया और उन्होंने कहा मैं बहुत कुछ इसमें बाहर निकालूंगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और फिर कुछ इस्लामाबाद में बड़े दिनों से बाज़गश्त है, कुछ नई तरमीम की भी कहा जा रहा है कि जी 18 अमेंडमेंट में बहुत सी चीज़ें गलत हो गई। फिर जब 26वीं तरमीम आई थी उसमें भी बहुत कुछ रह गया था, तो क्या किसी नई तरमीम के ऊपर काम हो रहा है? एक लंबा चौड़ा एजेंडा है और उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे भाई भी हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मौजूद हैं। बड़े दिनों के बाद, तकरीबन एक वीक के बाद हम साथ बैठ रहे हैं। खुर्रम भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँगी पहले हम अवार्ड्स के ऊपर बात कर लें, फिर हम ख्वाजा साहब पे आ जाएं। ठीक है ना? अवार्ड्स पे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ताज़ा बात है, 1-2 दिन ही हुए हैं, और वैसे तो सेलिब्रेट करने की बात है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या जो कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ लोगों ने अपने करियर्स में किया उनको तमगा इम्तियाज़ मिलना तो दुरुस्त भी है। लेकिन आपकी क्या राय है कि हमेशा जब अवार्ड्स दिए जाते हैं तो अगले दिन के बाद से अनलिमिटेड टाइम तक एक क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि जी फेवरेटिज्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखें, अदल एक ऐसी चीज़ है, हम ये नहीं कहते 100% आप कर सकते हैं। 30% इधर उधर चीज़ें हो जाए और 70% आपके फैसले दुरुस्त हों, जस्टिफाइड हो, तो वो इंडोर्स करती है आमतुन्नास। ठीक है। आमतुन्नास का इंडोर्स करना किसी भी चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नंबर 2, फिर जो खामोश अहम किरदार होते हैं, हम तो एक और आ गए, कैपेसिटी में आ गए, आप और हम लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका अहम लोगों का खामोश होता है। वो जो खामोश लोग हैं वो इस तरह की एक्टिविटी के बाद या वो उनके मुंह का जायका अच्छा हो जाता है या उनको वो कहते हैं यार ये क्या किया। तो इन अवार्ड्स के बाद अब उस खामोश तबके को हमने जाके ढूंढे कि वो क्या कह रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे मायूस ही होते हैं वैसे टेक्निकली देखा जाए तो। जो खामोश और अहम लोग, वो आम लोग नहीं, अहम लोग। अब इस पे मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे हामिद मीर साहब के ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन चल रहा है। मेरे एक दोस्त थे, वो बात कर रहे थे, मैंने कहा इट इज जस्टिफाइड, 100% जस्टिफाइड है हामिद मीर को मिलना, शामी साहब को मिलना जस्टिफाइड है, साफी साहब को मिलना जस्टिफाइड है, इनका स्टेटस है क्योंकि वो सिर्फ जर्नलिज्म कर रहे हैं, और जर्नलिज्म है, और जर्नलिज्म में उनका स्टेटस है और उनकी जिंदगियां गुजरी हैं। हमारी ये किसी तबके की पसंद नापसंद वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जस्टिफाइड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किरदार भी हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे कि वो जस्टिफाइड नहीं होते, जिनका लिस्ट के अंदर नाम डाल लिया जाता है। तो अवार्ड्स देते वक्त, बनाते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेक्शन, फिर कहता हूँ, 2, 3, 5, 10 आपने गुजार दिए, ठीक है, लेकिन आपका 70% दुरुस्त होना चाहिए। तो ये एक ऐसा सोर्स सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम उसको इंडोर्स करेंगे तो वो जो बहुत बड़ा तबका है खामोश, और वो लोग जो अहम खामोश लोग हैं, वो हमारे ऊपर कहेंगे कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पसंदीदा लोगों को डालें लेकिन कम डालें। मैं आपकी बात सही समझी हूँ मेरी नजर में। लेकिन ये है कि जितने लोग भी हों उनको क्राइटेरिया पे, एक टेक्निकल तरीका है जो इंटरनेशनली भी मैंने देखा है कि उसमें एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो वो देख लें भैया, सारे एफर्ट, इस सारे एपिसोड के अंदर किसने क्या किया। तो आप जब वो, यानी कुछ जस्टिफाइड डिसीजंस होते हैं, क्योंकि ये वाले जो चीज है ना, ये जो कल हुई है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका इफेक्ट हर बंदे पे जाना है। अवार्ड्स है ना, तो किसी ने बाहर, ये एक बड़ा सोर्स सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना जरूरी हो। अच्छा, वैसे हम किसी दिन किसी शो में बात करेंगे इसके ऊपर कि ये जो इस किस्म के इवेंट्स होते हैं तो उसमें किस क्राइटेरिया के तहत ये किसी दिन डेफिनेटली इसके ऊपर मतलब सरकार हो या इदारे हो, ये किस क्राइटेरिया के तहत, ऑब्वियसली इनका कोई ना कोई SOP होता होगा 100%। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ है, वो ये कि हम सियासी चीज़ों के ऊपर, इसलिए क्योंकि 14 अगस्त से पहले जो माहौल था उसमें एक ही स्टेटमेंट था जो बड़ा गूंजा था, वो ख्वाजा आसिफ साहब का था, वज़ीर दिफा है, और बड़ा खुलकर
उन्होंने तनकीद की थी कि जी मेरे ऊपर उंगली उठाई गई, वो बड़ा करप्शन का स्कैंडल था, सब जानते हैं, जो सियालकोट में निकला था। लेकिन सुनने में ये आया कि मरीम नवाज साहिबा की उसमें ख़ास सुपरविजन थी जिस वजह से वो स्कैंडल सामने आया, लेकिन उसमें ख्वाजा साहब का नाम आया और वो नाराज़ हुए और वो नाराज़गी जो है वो मियाँ साहब तक पहुँची। फिर वो मियाँ साहब से शायद मुलाकात उनकी हुई और मामला अब पता नहीं रफ़ा दफ़ा हुआ है, उनको चुप करवा दिया गया है। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी जो नाराज़गी है और जो कुछ वो कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ बातें खोलूँगा, वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ख्वाजा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ब्यूरोक्रेसी का, ये वो था, वो स्टेटमेंट है जिसकी इस पूरी कौम को ज़रूरत है। और वो क्या है मैं चाहूँगी अगर और इसके ऊपर कि ये जो सारा सेटल हो जाते हैं, बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। मैं कल डिस्कशन पर 2-3 दिन पहले जब हो रही थी, हमने ये कहा कि जब हम जवान थे ना, जब हम 20s में थे, तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ऑनेस्ट होता था और वो एक अपने डेकोरम का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। और वो पुराने कहते थे कि चलें वो जी सेक्रेटरी बन के आके कोई 1-2 ऐसे काम करते थे कि अपनी लाइफ उनकी सेटल हो जाए, रिटायरमेंट प्लान हो जाए। लेकिन वो बहुत नीट क्लीन थे। जब असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर नीट क्लीन लोग थे। अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद, उससे पहले कम है ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, ये नहीं है कि नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर एक ऐसा आता है कि अब तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी कहता है कि मैं डीएचए के अंदर एक घर निकाल के जाऊंगा। सही। तो ये एक बड़ी चेंज है। ख्वाजा साहब ने जिस तरफ निशानदेही की, ये एक्चुअल मसला है पाकिस्तान का। और जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको ये स्टेप्स लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों का अब टीके को, जो बुज़दार की गवर्नमेंट में टीके साहब थे, उसको कोई डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने आकर ये स्टेप्स ना लिए तो आपकी हर चीज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है, जो लोगों का जो ज़हन बनाया गया है, वो ऐसा है कि उन्होंने हर बुराई आप में निकालनी है। तो ख्वाजा साहब का जो बयान है इस पिछले ढाई जिनकी गवर्नमेंट जब से ये बनी है, उसमें सबसे अहम पॉलिटिकल बयान जो है पॉलिसी का, वो ख्वाजा आसिफ का, और इसको बहुत संजीदा लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ। अब देखिए, जो बात आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंध, बलूचिस्तान, ऐसे जो रूरल एरियाज हैं उनकी अगर मिसाल है बात करूँ, वहाँ तो सालों से करप्शन वहाँ भी हो रही थी और गवर्नमेंट्स को पता था। एक तो ये कि वो गवर्नमेंट्स भी इसमें संजीदा क्यों नहीं थी। दूसरी बात यह है कि चलिए अगर पंजाब में ये स्कैंडल पकड़ा गया और वो बेनकाब करते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी को आपने ढीठ बना दिया है, ये किससे बनाया? ये पॉलिटिशियंस का कसूर नहीं है। देखिए, पावर्स तो बेसिकली सियासतदानों ने जो इख्तिदार में थे उन्होंने ये तमाम चीज़ें बनाई है ना। अब वो ब्यूरोक्रेसी में ये हो जाता है कि कोई भी, उनको पता होता है आज ये सियासतदान है, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन उनको आप ओएसडी से नीचे नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है? पॉलिटिकल आदमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस पिछले सारे दौर में और जो हो रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, और वो बाय देयर एक्शंस एंड बाय द वे दे आर प्रोसीडिंग, वो लोगों में गैर अहम होते जा रहे हैं। ये एक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। जो है ब्यूरोक्रेट जो बैठा हुआ है, उससे काम करवाना या पॉजिटिव आगे चलना, वो है तो पॉलिटिकल आदमी का काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आदमी और पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने अपना जो मकाम है, जो होना चाहिए, उसको खोया है। और उसी तरफ निशानदेही है ख्वाजा साहब की। आपने कहा ना कि मेरे पास, आई डोंट नो, मैं ये खबरें वाला, यानी मैं ये नहीं रख सकता हूं कि फलाने ने क्या कहा, लेकिन जो मुझे कहीं से पता चला है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने इंडोर्स किया है ख्वाजा आसिफ के उस बयान को। हत्ता कि कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि जी इससे गवर्नमेंट को खतरा हो जाता है, इससे वो हो जाता है। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो है ना मरियम साहिबा का और उनका किसी हद तक इनडायरेक्टली सही। मैं भी कहूंगा कि मैं आई विल नॉट गो ऑन दैट साइड। मैं स्पेसिफिकली मियां नवाज शरीफ की बात करूंगा, जो मुझे खबर है, या किसी ने मुझे, जो दोस्त हैं उसने, जो उनके भी दोस्त हैं दोनों, कि मियां साहब ने इंडोर्स किया, मियां साहब वांट्स दिस थिंग, कि ये वाली जो सफाई है होनी चाहिए। और किसी ने कहा जी गवर्नमेंट से होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ही इज कन्विंस्ड कि हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रांग करते हुए इस मामले को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि लोग इसका शिकार हैं। जब तक आप स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस नहीं करते, इशू क्या है हमारा? वीक गवर्नेंस रिलेटेड किसके साथ है? रिलेटेड इसी सारे मामले के साथ है। अगर एक आदमी इतना इनसिक्योर है, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठा हुआ है, वो इतना इनसिक्योर है कि वो इनसिक्योरिटी की बुनियाद पर इतना सेल्फिश हो जाए कि वो कहे कि मैंने इस टाइम के अंदर ये सारा कुछ अपनी जात के लिए करके निकल जाना है,
अल्टीमेटली नुकसान किसको है? पाकिस्तान को। नुकसान किसको है? आमतुन्नास को। तो पॉलिटिशियन क्या सोचेगा? जो पॉलिटिशियन मैटर करता है वो ये सोचेगा कि मैंने मुल्क के अंदर सरवाइव करना है, मैंने अपनी पार्टी, अपने लोगों को आगे सरवाइव करना है, इसको बुराई को हमने जड़ से निकालना है। तो मेरे रुकावट क्या होती है वैसे आपके ख्याल में? हम निकाल क्यों नहीं पाए? रुकावट को एक रुकावट है, रुकावटें ही रुकावटें हैं इसमें। लेकिन अगर करना चाहें तो क्या हम कर नहीं सकते? नहीं, हम कर सकते हैं, मैं कर सकते हैं। तो मुझे जो पता चला कि मियां नवाज शरीफ इज ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज को हमें करना चाहिए। तो अभी आप देखें कैसे होती है क्या नहीं। लेकिन एक और चीज, आपके पास इसके अलावा हल भी कोई नहीं। अगर आपने अपने मुल्क का किबला ठीक करना है तो हम जिस स्टेज पर, जिस तबाही की स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं और लोगों के अजहान जितने डिस्टर्ब हो चुके हैं, हमारे पास रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए आपको कड़ा एहतसाब करना पड़ेगा। नहीं करते आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास ऑप्शन यही है। हाँ, आज आप ये कर जाएं, आज आप इस चीज को कर जाएं, ये कड़वे घूंट भर जाएं, इस कड़े एहतसाब को आप कर जाएं, आप यकीन कर लीजिए ये सारी एंटायर स्टेट जो बयानिए हैं, जो लोगों के साथ खेला जाता है, जो लोग बेचारे उस वजह से बहुत सारे टॉर्चर से गुजरते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल, वो सारा ठीक हो जाएगा। एक चीज खुर्रम भाई जो मुझे समझनी है कि अब अगर फॉर एग्जांपल ये तमाम सिस्टम में जाते हैं और इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करते हैं, आपके ख्याल में रुकावट कहाँ पे आएगी? देखें, हमारी फौज भी चाहती है कि सिस्टम बेहतर होना चाहिए, वो तो पहले दिन से कहते हैं कि हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जो ऊपर की लीडरशिप है वो भी ये चाहती है, लेकिन जो मसला वो आता है कि वो लोग जो कि सिलेक्ट होकर पार्टी में कहीं ना कहीं से आते हैं, पैसे दे के आते हैं, सम टाइम टिकट्स खरीद कर आते हैं, फिर उन लोगों को अकोमोडेट करने, फिर उन्होंने वो पैसे वसूल भी तो करने होते हैं ना अगले 5 साल। फिर आप ऐसे लोगों को कैसे पार्टी से निकालेंगे और फिर इसको कैसे ठीक करेंगे? मेरे ख्याल में नून लीग एक ऐसी पार्टी है कि जिस पे कंट्रोल मियां नवाज शरीफ का है, अभी भी है। आपको लगता है? है बिल्कुल है। नहीं, लेकिन उनका तो कहा जाता है कि रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, आप अगर मियां नवाज शरीफ को रिटायर करते हैं या मियां नवाज शरीफ खुद रिटायर होते हैं तो फिर ये काम नहीं चलता नून लीग से। नून लीग के अंदर अगर कोई बंदा मैटर करता है वो मियां नवाज शरीफ है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके उसको इंप्लीमेंट करा सकता है वो मियां नवाज अभी तक वही है। ही इज द ओनली वन। हाँ, अगर आप माइनस कर देते हैं या वो खुद अपने आप को माइनस करते हैं तो फिर बंद करें सारी चीज को, फिर गड़बड़ हो जाएगी मुल्क में। जो मैंने ये देखना है, हर बंदे मैं कई दफा कहता हूं कि जब आप किसी सीट पर हैं तो आपका हर दिन कीमती है। आप किसी भी बड़ी सीट पर हैं, किसी भी बड़ी सीट पर आपका एक एक दिन कीमती है और आपने ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द है कौन, आपको डरा कौन रहा है, आपको डीरेल कौन कर रहा है, आपको अपने उस मेन मिशन से उलझा कौन रहा है, ये तो आप पे फैसला करना है। लेकिन मेन जगहों के ऊपर बैठे हुए लोग पावरफुल होते हैं। ये टाइम है, हमें ये डिसीजन लेने चाहिए। आपके इन डिसीजंस को अवाम इंडोर्स करेगी और पूरी की पूरी पब्लिक, यकीन करें, आज आप ये डिसीजंस लेने लग जाएं, पूरे का पूरा पाकिस्तान, आम आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप पॉलिटिकल जो मर्जी चीजें करते रहें, जंग आपने जीती, अवाम आपके साथ खड़ी, बिल्कुल, वो आपने एक बहुत बड़ा, आपको एक एज आ चुका है। लेकिन उसके बाद आपने अगर ये डिसीजंस ना लिए जिसका फर्क पड़ना है मुल्क के और अवाम के ऊपर, तो वो चीज जायल हो जाएगी। और दूसरी जो पार्टीज हैं जो एंटायर स्टेट नैरेटिव को बुलंद करती हैं, वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए एंटायर स्टेट नैरेटिव बुलंद करेंगे। इन सारी चीजों को भी छोड़ दें, पाकिस्तान को जरूरत है इस चीज की। पाकिस्तान, अगर हमने आगे बढ़ना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, हमें गुड गवर्नेंस के लिए इस चीज की जरूरत है। आज आप ये जो ख्वाजा आसिफ साहब वाले बयान को आप सीरियसली लेके गवर्नमेंट लेवल पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, आपको 100% पब्लिक जो है, 100% आपकी पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इससे बड़ी और क्या चीज? बिल्कुल ठीक है, और ये हमें करना चाहिए। और अगर ये करें तो वो जो यूनिटी का एक माहौल बना है, मेरा ख्याल है कि वो भी लोगों को रिलीफ देना जरूरी है और मुल्क को बचाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं खुर्रम भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता। वो ये कि अमेंडमेंट की बड़ी बात हो रही है, हमने शायद इसमें पहले भी एक दफा बात की थी। 18th अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है कि जी उसमें कुछ गलतियां रह गई। अच्छा, इस पर मेरे 2 सवाल हैं क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूंगी दोनों को आप टच करें। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्टेक लगाया, मतलब ऑब्वियसली उनका एक बड़ा इसमें रोल रहा है 18th अमेंडमेंट में। अगर इसके साथ छेड़खानी की जाती है तो पीपल्स पार्टी को कैसे संभाला जाएगा? दूसरा, जो 26वीं तरमीम थी उसमें भी कहने के कुछ फ्लॉज या कुछ कमियां रह गई थी जिसके लिए 27वीं तरमीम लानी है। तो आपको लगता है कि एक ऐसा कंसेंसस होगा? क्योंकि 18th अमेंडमेंट तो बेसिकली मेरा ख्याल है NFC और बल्दियाती सिस्टम, इन चीज़ों का अहाता करती है। तो आप अपने इत्तेहादी को कैसे कन्विंस करेंगे इस काम के लिए? 18th अमेंडमेंट के बाद जो फायदे
को हम छोड़ देते हैं, जो नुकसानात हुए ये है कि आपका विफाक कमजोर हो गया, गरीब हो गया, अगर सही कमजोर है, यानी कमजोर विफाक। आपकी जो डिसीजंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या आपने जो नेशनल पॉलिसी लेके चलनी है वो वफाक ने लेके चलनी है, आपका वफाक कमजोर है। पॉलिटिकली भी अगर हम थोड़े बहुत मामलात को समझते हैं या देखते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत है वफाक को मजबूत करने की। क्या पीपीपी इस चीज को पसंद करेगी? इट्स द क्वेश्चन, क्योंकि पीपीपी कहती है कि 18th अमेंडमेंट तो हमारी है, बिल्कुल। अब लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई भी अमेंडमेंट उसके अंदर गलती नहीं हो सकती। तो अब ये कैसे कन्विंस करना है इन्होंने पीपीपी को, किस तरीके से इनको अमेंडमेंट्स लेके आनी चाहिए, 27th है या व्हाटएवर, लानी पड़ेंगी, लानी चाहिए, और आपको ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। हाँ, एक एक दिन कीमती है, नहीं तो ना टाइम गुजर जाएगा और वही खड्डे का खड्डा दोबारा तैयार होगा, और फिर पब्लिक के साथ खेल के कोई भी बंदा, चाहे एनी पार्टी, वो खेल के फिर पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर जाएगी। ये जो 27th तरमीम है, इसको लाकर आपको 18th अमेंडमेंट के अंदर जो चीजें ठीक करनी हैं ये आपको करनी पड़ेंगी। नहीं करते तो जहां 3 साल गुजर गए 3 और गुजर जाएंगे, और फिर उसका नुकसान किसको है? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नुकसान में आ चुके हैं। अच्छा, अब जब हम निकल रहे हैं उस सारी चीज से, ये जरूरी है। जैसे गुड गवर्नेंस जरूरी है, उसी तरह ये चीजें आपके ख्याल में क्या क्या होनी चाहिए? जैसे ये एनएफसी वगैरह की बात हो रही है, बल्दियाती सिस्टम, आपके ख्याल में क्या चीजें? देखिए, बल्दियाती सिस्टम तो दे देना चाहिए आपको, उसका तो कोई, एनएफसी आपका बहुत बड़ा इशू है, आपका ये जो है टूरिज्म आपका इसके अंदर बहुत बड़ा इशू है, आपकी मादनियात जो तमाम चीजें दुनिया ने आपके पास आने हैं, आपने बहुत सारी करनी है, आपकी बहुत सारी चीजें 18th अमेंडमेंट में जिसमें आपने वफाक को मजबूत करना है, आपकी इवन हेल्थ है, आपने तो हर चीज अपनी को इस वक्त को दे दी करके आप बैठे हुए हैं। करना है वफाक ने, एनएफसी को सिर्फ ले लें, एक इसको आप ले लें, इसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको अपनी बजटिंग को दुरुस्त करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं 18th अमेंडमेंट के अंदर, आपको चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं करते, और गुड गवर्नेंस वाला वो जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला बयान है, अगर आप ये नहीं करते तो फिर मामला ठीक नहीं। अच्छा, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो 26वीं तरमीम आपके ख्याल में बुनियादी मकसद था उसका, आपको पता है लेजिस्लेशन जो की गई थी अदलिया से मुताल्लिक, आपके ख्याल में उसकी भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो एस्पेक्ट रह गया हो जो अगली नेक्स्ट 27 में आएगा? मेरे ख्याल में रहते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद रुकरी साहब हमारे साथ मौजूद है इस पॉडकास्ट से। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।